नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और सच्ची क्राइम स्टोरी सीरीज में। मैं हूं आपका होस्ट उत्तम कुमार सिंह और आप सुन रहे हैं क्राइम की कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाके में बसे राजपुरा गुड़मंडी गांव की तंग गलियों में उस सुबह सब कुछ सामान्य था, या कम से कम देखने में ऐसा ही लगता था। फरवरी की हल्की ठंड अभी पूरी तरह गई नहीं थी। सुबह की हवा में एक ठंडापन था जो धीरे धीरे सूरज की किरणों के साथ कम हो रहा था। 2 फरवरी की सुबह आरजू चौहान, जो आमतौर पर जल्दी उठने की आदी थी, उस दिन थोड़ी देर से जागी। उसकी आंखों में हल्की घबराहट थी। घड़ी की सुइयां उसे लगातार याद दिला रही थी कि आज वो लेट हो रही है। ओह, आज तो बहुत देर हो गई, उसने खुद से बुदबुदाया। जल्दी जल्दी नहाकर बालों को हल्के से संवारते हुए उसने आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा मिश्रण था, युवावस्था की चमक और कहीं भीतर छुपी एक बेचैनी। मां कविता रसोई में थी। गैस पर चाय चढ़ी थी और तवे पर पराठे सिक रहे थे। आरजू, जल्दी कर, नाश्ता करके जाना, कविता ने आवाज लगाई। मम्मी, टाइम नहीं है, सिर्फ चाय दे दो, आरजू ने जल्दी जल्दी जवाब दिया। उसने बस 1 कप चाय पिया, बैग उठाया और 8:30 बजे घर से निकल गई। उसके कदम तेज थे, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था, जैसे कोई अनसुलझा विचार उसके अंदर लगातार घूम रहा हो। लक्ष्मीबाई कॉलेज, अशोक विहार, जहां वो बीए फाइनल ईयर की छात्रा थी। आमतौर पर वो दोपहर 2 बजे तक घर लौट आती थी। अगर आखिरी पीरियड होता तो 4 बज जाते थे। घर वालों के लिए ये रूटीन तय था, घड़ी की तरह। लेकिन उस दिन शाम के 4 बज गए। घर का दरवाजा अब भी वैसा ही था जैसा सुबह उसने छोड़ा था, बंद, शांत और इंतजार करता हुआ। कविता की नजरें बार बार दरवाजे पर जा रही थी। घड़ी की टिक टिक अब उन्हें चुभने लगी थी। अभी तक नहीं आई, उन्होंने धीरे से कहा। उन्होंने फोन उठाया और आरजू का नंबर मिलाया। स्विच ऑफ है। फोन की ठंडी मशीन जैसी आवाज ने उनकी बेचैनी बढ़ा दी। उन्होंने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, फिर चौथी। हर बार वही जवाब, स्विच ऑफ। अब उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी थी। संजीव चौहान, जो उसी समय घर पर थे, ने पत्नी की बेचैनी को महसूस किया। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। कविता की आवाज हल्की कांप रही थी। आरजू अभी तक नहीं आई और उसका फोन भी बंद है। संजीव ने स्थिति को हल्का करने की कोशिश की। अरे, बैटरी खत्म हो गई होगी, इतनी भी चिंता मत करो। अब वो बच्ची नहीं है, लेकिन ये केवल शब्द थे। असलियत यह थी कि समय बीत रहा था और हर बीतते मिनट के साथ चिंता गहरी होती जा रही थी। 1 घंटा और गुजर गया। अब शाम ढलने लगी थी। आसमान में अंधेरा धीरे धीरे उतर रहा था और उसी के साथ चौहान परिवार के दिलों में भी। कविता ने फिर फोन मिलाया। इस बार भी वही, स्विच ऑफ। अब संजीव ने खुद फोन मिलाया, लेकिन नतीजा वही रहा। अब दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, आखिर आरजू कहां है? कविता के पास आरजू की एक सहेली सिमरन का नंबर था। उन्होंने तुरंत उसे कॉल किया। हेलो सिमरन, बेटा, आरजू तुम्हारे साथ है क्या? उधर से जवाब आया। नहीं आंटी, मैं आज कॉलेज ही नहीं गई थी। यह सुनकर कविता के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने तुरंत दूसरी सहेली राधिका को फोन किया। राधिका, आरजू तुम्हारे साथ है? नहीं आंटी, मैं भी आज छुट्टी पर थी। अब स्थिति और गंभीर हो चुकी थी। दोनों सहेलियों का कॉलेज न जाना, आरजू का फोन बंद होना और उसका घर न लौटना, ये सब एक अजीब सा डर पैदा कर रहे थे। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, चौहान दंपति की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक और बात उन्हें रोक रही थी, बदनामी का डर। जवान बेटी का मामला था। हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी था। उन्होंने अब तक
ये बात किसी रिश्तेदार को नहीं बताई थी। लेकिन रात के 11 बजते बजते उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। अब पुलिस के पास चलते हैं, संजीव ने कहा। रात 11:30 बजे थाने का माहौल हमेशा की तरह ठंडा और औपचारिक था। लेकिन चौहान दंपति के लिए ये जगह अब उम्मीद की आखिरी किरण थी। थाना प्रभारी राम अवतार यादव के सामने बैठकर उन्होंने पूरी बात बताई। राम अवतार यादव ने ध्यान से सुना, लेकिन उनके अनुभव ने तुरंत एक संभावना सामने रख दी। जवान लड़की अचानक गायब, फोन बंद। उन्होंने सहज ही पूछा, किसी लड़के से दोस्ती तो नहीं थी? संजीव ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पुलिस की सोच अलग होती है। ऐसे मामलों में अक्सर यही होता है। लड़की अपने प्रेमी के साथ चली जाती है, कुछ दिन बाद खुद ही लौट आती है। राम अवतार यादव ने उन्हें दिलासा दिया, आप चिंता मत करो, आपकी बेटी जल्दी मिल जाएगी। उन्होंने शिकायत दर्ज कर ली और मामला सब इंस्पेक्टर अमित राठी को सौंप दिया। चौहान दंपति घर लौट आए, लेकिन अब घर पहले जैसा नहीं रहा था। हर कोना खाली लग रहा था, हर आवाज अधूरी। नींद तो जैसे घर छोड़कर चली गई थी। अगली सुबह संजीव चौहान सीधे लक्ष्मीबाई कॉलेज पहुंचे। प्रिंसिपल से मिलकर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकलवाया। स्क्रीन पर एक एक फ्रेम चल रहा था। और फिर सुबह 9:02 पर आरजू कॉलेज के गेट से अंदर जाती हुई दिखाई दी। देखिए, ये रही, प्रिंसिपल ने कहा। संजीव के चेहरे पर एक पल के लिए राहत आई। कम से कम वो कॉलेज पहुंची तो थी। लेकिन अगला सवाल और भी खतरनाक था। फिर वो गई कहां? प्रोफेसरों से पूछताछ हुई। पता चला आरजू ने केवल पहला पीरियड अटेंड किया था। उसके बाद वो गायब हो गई, जैसे जमीन निगल गई हो। संजीव ने उसकी सहपाठियों से बात की। 2 लड़कियों ने जो बताया, उसने कहानी की दिशा ही बदल दी। अंकल, एक लड़का आता था उससे मिलने, नवीन खत्री। कल भी आया था, अपनी स्विफ्ट डिजायर में। नवीन खत्री, ये नाम सुनते ही संजीव के दिमाग में जैसे कुछ क्लिक हुआ। नवीन, जो उनके घर से महज 150 मीटर दूर रहता था, जो आरजू का पुराना दोस्त, और शायद उससे भी ज्यादा कुछ था, जिसके साथ उसकी नजदीकियां पहले भी चर्चा में आ चुकी थी, और जिसकी शादी 5 फरवरी को होने वाली थी। नवीन खत्री का नाम सामने आते ही जैसे संजीव चौहान के भीतर कई दबी हुई परतें एक साथ खुलने लगी। वो नाम केवल एक व्यक्ति का नहीं था, वो एक ऐसी कहानी का संकेत था जिसे वो भूलना चाहते थे, दबा देना चाहते थे, लेकिन जो अब फिर से उनके सामने खड़ी थी। कॉलेज से लौटते समय संजीव का मन बेहद भारी था। सड़कें वही थी, लोग वही थे, लेकिन उन्हें सब कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा था। हर गुजरते चेहरे में उन्हें शक नजर आ रहा था। हर मोड़ पर एक डर छिपा हुआ लग रहा था। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर वही खामोशी थी, लेकिन अब उसमें बेचैनी और गहरी हो चुकी थी। कविता उनकी आंखों में जवाब तलाश रही थी। मिली कुछ खबर? संजीव ने सिर हिलाया। कॉलेज तो गई थी, लेकिन सिर्फ पहला पीरियड अटेंड किया। उसके बाद वो वाक्य अधूरा छोड़ गए। उसके बाद क्या? कविता की आवाज कांप रही थी। संजीव ने एक गहरी सांस ली। उसके बाद वो कॉलेज से बाहर चली गई और उन्होंने कुछ पल रुककर कहा, नवीन खत्री उससे मिलने आया था। ये सुनते ही कविता के चेहरे का रंग उड़ गया। वो वही लड़का? उन्होंने धीमे से पूछा। संजीव ने हां में सिर हिलाया। कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। ये वही नाम था जिसने कुछ महीने पहले पूरे घर में तूफान खड़ा कर दिया था। गांव में पंचायत बैठी थी। वजह आरजू और नवीन का रिश्ता। दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। गांव के हिसाब से यह रिश्ता भाई बहन जैसा माना जाता था। ऐसे में शादी की बात तो दूर, उनके मिलने जुलने तक पर सवाल उठने लगे थे। उस दिन पंचायत में दोनों परिवार आमने सामने बैठे थे। गांव के बुजुर्ग,
रिश्तेदार सब मौजूद थे। ये रिश्ता नामुमकिन है, आज के बाद दोनों नहीं मिलेंगे। अपने अपने बच्चों को समझाओ। ऐसे कई फैसले लिए गए थे। संजीव को उस दिन की हर बात याद थी। उन्हें लगा था कि बात खत्म हो गई है, कि उनकी बेटी ने सब समझ लिया है। लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि शायद वो गलत थे। कविता ने घबराकर पूछा, तो अब क्या करें? उससे बात करें? संजीव कुछ देर चुप रहे। उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। अगर हम उससे पूछेंगे तो बात पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। उन्होंने धीरे से कहा, यह सिर्फ एक जांच नहीं थी, ये इज्जत और बदनामी के बीच की लड़ाई भी थी। उन्होंने तय किया, अभी नवीन या उसके घर वालों से बात नहीं करेंगे। वो खुद ही आरजू को ढूंढने की कोशिश करेंगे। 2 फरवरी की रात बीत चुकी थी, 3 फरवरी का पूरा दिन भी, लेकिन आरजू का कोई सुराग नहीं मिला। हर बीतते घंटे के साथ चिंता अब डर में बदलने लगी थी, और डर अब शक में। शाम होते होते चौहान परिवार ने आखिरकार ये बात अपने रिश्तेदारों को बताने का फैसला किया। अब तक जो दर्द सिर्फ घर के 4 लोगों के बीच था, वो अब फैलने लगा था। रिश्तेदारों के बीच चर्चा हुई। हर किसी की अपनी राय थी, अपने शक, लेकिन एक बात सब में कॉमन थी। नवीन खत्री, अगर वो उसके साथ गई है तो उससे पूछो, उसकी शादी भी तो होने वाली है, कहीं वो लड़की कोई हंगामा न कर दे। आखिरकार परिवार की सलाह पर कविता ने नवीन के बड़े भाई संदीप खत्री को फोन किया। फोन की घंटी बजी। उधर से एक लड़की की आवाज आई, हेलो बेटा, मुझे नवीन से बात करनी है। कविता ने कहा, नवीन तो शादी की तैयारी में लगा है, आप मम्मी पापा से बात कर लो। ठीक है, करा दो। कुछ सेकंड बाद, लो संदीप भैया आ गए, आप उनसे बात कर लो। कविता ने खुद को संभालते हुए कहा, देखो बेटा, मेरी बेटी 2 दिन से घर नहीं आई है और मुझे पता चला है कि वो तुम्हारे भाई के साथ थी। उनकी आवाज में अब सख्ती आ गई थी। अगर तुम लोग सच नहीं बताओगे तो मैं पुलिस में शिकायत करूंगी। संदीप ने तुरंत जवाब दिया, नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलतफहमी है, आप बेवजह नवीन पर शक कर रही हैं। उसने आगे कहा, कल उसकी शादी है, लेकिन फिर भी हम आपकी मदद करेंगे। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। ये शब्द सुनने में अच्छे थे, लेकिन कविता के दिल को सुकून नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने साफ कहा, आज शाम 5 बजे तक मेरी बेटी घर आ जानी चाहिए। संदीप ने भरोसा दिलाया, मैं एसएचओ से बात करता हूं। फोन कट गया, लेकिन उम्मीद की डोर अब भी कमजोर थी। संदीप खुद असमंजस में था। एक तरफ भाई की शादी, दूसरी तरफ एक लड़की की गुमशुदगी का आरोप। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वो अपनी दादी के साथ राजपाल के घर गया, जो संजीव के बड़े भाई थे। आंटी हम पर दबाव डाल रही है, मैं कहां से ढूंढूं उसे, उसने परेशान होकर कहा। लेकिन राजपाल उस समय शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। शादी से लौटकर देखते हैं, उन्होंने टाल दिया। संदीप वापस लौट आया। उधर चौहान परिवार का धैर्य टूटने लगा था। कविता ने फिर फोन किया, संदीप, कुछ पता चला? आंटी, मैं क्या करूं? शादी है घर में, उसने लगभग बेबस होकर कहा। तुमने कहा था एसएचओ से बात करोगे, कविता ने याद दिलाया। आंटी, मैं कहां से लाऊं उसे? उसकी आवाज में झुंझलाहट आ गई थी। कविता ने आखिरी कोशिश की, मेरी बेटी मिल जाए, मैं शादी में कोई विघ्न नहीं डालूंगी। संदीप ने फोन अपनी दादी राजरानी को दे दिया। राजरानी की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। हमने तो उसे पहले ही टाइट कर दिया था। वो 3 महीने से अपनी बहन के घर है, यहां आता ही नहीं। कविता अब खुद को रोक नहीं पाई। 1 हफ्ते पहले वो आरजू को बाइक से पास बनवाने ले गया था। आप कैसे कह सकती है कि वो नहीं मिलता? राजरानी ने बात को हल्के में लिया। लड़की की सहेलियों से पूछ लो, रिश्तेदारी में भी हो सकती है। अब कविता की आवाज टूटने लगी थी।
मैंने अभी तक पुलिस में उसका नाम तक नहीं दिया है। मेरी बेटी दिलवा दो। उनके आंसू फोन के उस पार भी महसूस किए जा सकते थे, लेकिन वहां से कोई ठोस जवाब नहीं आया। अगले दिन 5 फरवरी, नवीन की शादी थी। कविता ने सोचा शायद शादी के बाद वो मदद करें। उन्होंने एक दिन और इंतजार किया, लेकिन 6 फरवरी की शाम तक कुछ नहीं बदला। अब सब्र का बांध टूट चुका था। संजीव सीधे थाने पहुंचे। इस बार उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मुझे नवीन खत्री पर शक है और आरजू के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। ये वो पल था जब यह मामला एक पारिवारिक चिंता से निकलकर एक आपराधिक जांच बन गया। पुलिस हरकत में आ गई। डीसीपी विजय सिन्हा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। नवीन खत्री अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो इस केस का मुख्य संदिग्ध बन चुका था। पुलिस टीम सीधे उसके घर पहुंची, लेकिन वहां नवीन नहीं था। उसकी मां और दादी ने बताया वो अपनी नई दुल्हन के साथ गोवा गया है। यह सुनकर पुलिस थोड़ी हैरान हुई। हनीमून, इस शब्द ने मामले को और उलझा दिया। क्या सच में वो गोवा गया था या ये सिर्फ एक बहाना था? पुलिस लौट आई, लेकिन अब खेल बदल चुका था। मोबाइल कॉल डिटेल्स निकलवाई गई और रात 10 बजे एक सूचना मिली। नवीन आजादपुर से मॉडल टाउन की तरफ बस से आ रहा है। यह खबर चौंकाने वाली थी। अगर वो गोवा में था तो यहां कैसे? थाना प्रभारी राम अवतार यादव तुरंत हरकत में आए। मॉडल टाउन 2 बस स्टॉप, रात का अंधेरा और पुलिस की नजरें हर बस पर। एक एक बस रुक रही थी, तलाशी ली जा रही थी। और फिर एक बस के अंदर नवीन खत्री दिखाई दिया। जैसे ही उसकी नजर पुलिस पर पड़ी, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बस के दोनों दरवाजों पर पुलिस खड़ी थी। वो फंस चुका था। उसे पकड़ लिया गया और थाने ले जाया गया। पूछताछ शुरू हुई। आरजू कहां है? नवीन ने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मैंने उससे बात भी नहीं की। थाने का कमरा उस रात असामान्य रूप से भारी लग रहा था। दीवारों पर टंगी पुरानी फाइलें, टेबल पर बिखरे कागज और बीच में बैठा नवीन खत्री। उसके चेहरे पर घबराहट और बनावटी आत्मविश्वास का अजीब सा मिश्रण था। इंस्पेक्टर सुधीर कुमार की निगाहें उस पर टिकी हुई थी, गहरी, पैनी और सवालों से भरी हुई। एक बार फिर सोच लो, सच क्या है? उन्होंने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। नवीन ने नजरें चुराई। सर, मैंने बताया ना, 4 महीने पहले पंचायत के बाद मैंने उससे बात करना बंद कर दिया था। उसकी आवाज में एक अजीब सी बनावट थी, जैसे वो खुद को भी यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन पुलिस के पास अब सिर्फ शक नहीं था, सबूत थे। सब इंस्पेक्टर अमित राठी ने फाइल खोली और सामने रख दी। ये देखो, उन्होंने मोबाइल कॉल डिटेल्स की कॉपी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। 2 फरवरी, सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच तुम और आरजू के बीच बातचीत हुई। नवीन की आंखें एक पल के लिए ठिठकी। और ये तुम्हारे फोन की लोकेशन, लक्ष्मीबाई कॉलेज के आसपास। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। अब उसके पास बचने के रास्ते कम हो चुके थे। इंस्पेक्टर ने आगे झुकते हुए कहा, झूठ बोलना बंद करो नवीन, सच्चाई क्या है? नवीन का गला सूखने लगा था। उसने होंठों पर जीभ फेरी, हाथों की उंगलियां आपस में कसने लगी। उसकी आंखों के सामने जैसे वो पूरा दिन फिर से चलने लगा। 2 फरवरी, वो सुबह, वो मुलाकात। उसने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे उसके होंठ खुले। सर, मैंने उसे मार दिया। ये शब्द जैसे कमरे की हवा को चीरते हुए बाहर निकले। कुछ सेकंड के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। पुलिस अधिकारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें उम्मीद तो थी, लेकिन फिर भी ये सुनना आसान नहीं था। क्या कहा तुमने? इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ने दोबारा पूछा। नवीन ने इस बार आंखें नीचे कर ली। मैंने आरजू की हत्या कर दी। अब यह सिर्फ शक नहीं था,
ये एक स्वीकारोक्ति थी। लाश कहाँ है? अमित राठी ने तुरंत पूछा। नवीन ने जवाब दिया, घर में। ये सुनकर पुलिस हैरान रह गई। घर में? शादी वाले घर में? ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। 5 दिन से एक लाश, उसी घर में जहां शादी की खुशियां मनाई जा रही थी। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे थे। पुलिस ने बिना समय गवाए उसे साथ लिया और उसके घर की ओर रवाना हो गई। नवीन का घर बाहर से देखने पर एक सामान्य घर, जिसमें अभी कुछ दिन पहले ही शादी की रौनक रही होगी। लेकिन आज उस घर के भीतर एक ऐसा राज छिपा था जिसे सोचकर ही किसी की भी आत्मा कांप जाए। पुलिस टीम घर के अंदर दाखिल हुई। नवीन की मां, दादी और अन्य सदस्य मौजूद थे। उनके चेहरों पर डर और हैरानी साफ दिख रही थी। क्या हुआ? पुलिस क्यों आई है? किसी ने घबराकर पूछा, लेकिन पुलिस के पास अब सवालों के लिए समय नहीं था। लाश कहाँ है? इंस्पेक्टर ने सीधे नवीन से पूछा। नवीन बिना कुछ बोले सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम उसे अपने अपराध के और करीब ले जा रहा हो। पहली मंजिल, फिर दूसरी, और फिर वो एक जगह रुका। वहां किचन और कमरों के बीच एक संकरी सी जगह थी। वेंटिलेशन के लिए छोड़ी गई खाली जगह, जिसे शाफ्ट कहा जाता है। यही, उसने धीमे से कहा। पुलिस ने उस जगह में झांक कर देखा और वहां जो था उसे देखकर हर किसी का दिल दहल गया। अंदर एक शव पड़ा था, पॉलिथीन से ढका हुआ, आधा सड़ा हुआ, और उससे उठती बदबू पूरे माहौल को जहरीला बना रही थी। पुलिस ने तुरंत शव को बाहर निकलवाया। जैसे ही पॉलिथीन हटाई गई, आरजू का चेहरा सामने आया, सूजा हुआ, नील पड़ा हुआ और गले में कसकर लिपटा हुआ एक दुपट्टा। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन जैसे उनमें अब भी एक सवाल बाकी था। क्यों? वो वही लड़की थी जो कुछ दिन पहले तक हंसती थी, सपने देखती थी, और आज वो एक निर्जीव शरीर बन चुकी थी। नवीन के घरवालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे? उनकी आवाजें कांप रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस घर में शादी की खुशियां थी, वही एक लाश भी छिपी हुई थी। थाना प्रभारी ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। कुछ ही देर में डीसीपी विजय सिंह और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी बुलाया गया। पूरे घर को सील कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। लाश की हालत देखकर साफ था, हत्या कई दिन पहले की गई थी। गले में बंधा दुपट्टा, उस पर पड़े निशान, सब कुछ ये बता रहे थे कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। पूरे घर में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जिसे छुपाने के लिए शायद कई कोशिशें की गई थी, लेकिन सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। थाने में जब यह खबर पहुंची कि लाश बरामद हो गई है, चौहान परिवार पर जैसे आसमान टूट पड़ा। कविता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी बच्ची, मेरी आरजू, उनकी चीखें पूरे माहौल को चीर रही थी। संजीव चौहान, जो अब तक खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, अब पूरी तरह टूट चुके थे। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि जिस बेटी को वो ढूंढ रहे थे, वो अब इस दुनिया में ही नहीं रही। पुलिस ने किसी तरह उन्हें संभाला। हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, अधिकारियों ने भरोसा दिलाया। लेकिन क्या सच में कोई इंसाफ उस खालीपन को भर सकता था? आरजू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल भेज दिया गया। अगले दिन 7 फरवरी नवीन खत्री को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया, ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सोनाली गुप्ता के सामने। पुलिस ने उसे 3 दिन की रिमांड पर लिया। नवीन खत्री पुलिस रिमांड में था, थाने के एक छोटे से कमरे में, जहां सिर्फ एक टेबल, 2 कुर्सियां और ऊपर टिमटिमाती ट्यूबलाइट थी। वही बैठकर उसकी जिंदगी की परतें एक एक कर खुल रही थी। उसके सामने इंस्पेक्टर सुधीर कुमार और बाकी टीम मौजूद थी।
कमरे में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के भीतर सवालों का शोर साफ सुनाई दे रहा था। शुरू से बताओ, इंस्पेक्टर ने कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए कहा। नवीन ने कुछ पल आंखें बंद की, जैसे वो अपने अतीत में लौट रहा हो। करीब 2 साल पहले कमलानगर मार्केट की भीड़ भाड़, रंगीन दुकानों की चहल पहल और फास्ट फूड की खुशबू से भरा माहौल। उसी भीड़ में एक दिन आरजू अपनी एक सहेली के साथ घूमने आई थी। हसी मजाक, शॉपिंग और कॉलेज की हल्की फुल्की बातें, सब कुछ सामान्य था। तभी एक रेस्टोरेंट में उसकी नजर नवीन खत्री पर पड़ी। वो उसे पहले से जानती थी, क्योंकि वो उसी के मोहल्ले में रहता था। लेकिन आज पहली बार दोनों आमने सामने बैठे थे। हाय, नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा। आरजू ने हल्की सी झिझक के साथ जवाब दिया, हाय। बातचीत शुरू हुई। शुरुआती औपचारिकताएं, फिर हंसी मजाक और धीरे धीरे एक अनजाना अपनापन। उस दिन खाने का बिल नवीन ने चुकाया। अरे रहने दो, आरजू ने कहा था। पहली बार मिले हैं, इतना तो बनता है, नवीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उस एक मुलाकात ने दोनों के बीच एक रिश्ता शुरू कर दिया। फोन नंबर एक्सचेंज हुए और फिर फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया। शुरुआत में हल्की फुल्की बातें, फिर धीरे धीरे लंबी बातचीत और फिर इंतजार। हर कॉल का इंतजार, हर मैसेज का इंतजार। नवीन अक्सर सुबह उस समय मेन रोड पर पहुंच जाता जब आरजू कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती। चलो मैं छोड़ देता हूं, वो बाइक लेकर खड़ा रहता। आरजू पहले मना करती, फिर मान जाती और यही से शुरू हुआ उनका साथ। हवा से बातें करती बाइक, पीछे बैठी आरजू और आगे बैठे नवीन के मन में पनपता एक एहसास। ये दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी। दोनों साथ घूमते, खाते, हंसते और धीरे धीरे एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है। यहां मोड़ था समाज। एक ही मोहल्ले में रहना, गांव के हिसाब से यह रिश्ता गलत माना जाता था। लोगों ने देखना शुरू किया, फिर बातें बननी शुरू हुई। वो दोनों साथ घूमते हैं, कुछ तो चल रहा है। और फिर बात दोनों घरों तक पहुंच गई। संजीव चौहान को लगा, नवीन ने मेरी बेटी को बहका लिया है। उधर नवीन के घर वालों को भी यह रिश्ता मंजूर नहीं था। और फिर वही पंचायत, वही फैसला। आज के बाद दोनों नहीं मिलेंगे। उस दिन दोनों ने सिर झुका लिया था। बाहर से उन्होंने मान लिया, लेकिन अंदर से नहीं। कुछ दिनों तक दोनों ने खुद को रोका। फोन बंद, मुलाकात बंद। लेकिन यादें, वो कैसे बंद होती? जब भी अकेले होते, एक दूसरे की बातें याद आती। और फिर एक दिन नवीन ने फोन किया, कैसी हो? दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी, फिर ठीक हूं। बस इतना ही काफी था। रिश्ता फिर से शुरू हो गया। अब वे और ज्यादा सतर्क थे। छुप छुप कर मिलना, फोन पर बातें, और इस बार रिश्ता और गहरा हो गया। आरजू अब सिर्फ प्यार नहीं चाहती थी, वो शादी चाहती थी। हम शादी करेंगे, वो अक्सर कहती। लेकिन नवीन हर बार टाल देता। अभी टाइम नहीं है, घर वाले नहीं मानेंगे। उसके पास बहाने थे, लेकिन इरादा नहीं। इस बीच नवीन के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी, द्वारका सेक्टर 5 विश्वासनगर की एक लड़की से। तारीख भी तय हो गई, 5 फरवरी 2016। जब ये बात आरजू को पता चली, उसकी दुनिया जैसे रुक गई। तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसने गुस्से में कहा। मेरी मजबूरी है, नवीन ने जवाब दिया। मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। उसकी आवाज अब चेतावनी बन चुकी थी। यह सिर्फ एक लड़की की नाराजगी नहीं थी, ये एक ऐसी भावना थी जो खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रही थी। नवीन डर गया। उसे लगा, अगर आरजू ने शादी में आकर कुछ कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। उसकी इज्जत, उसका परिवार,
सब कुछ। अब जो कभी उसका प्यार था वही उसके लिए एक खतरा बन चुका था। दिन बीतते गए, शादी की तारीख करीब आती गई और नवीन के मन में एक खतरनाक विचार जम लेने लगा। इससे छुटकारा पाना होगा। यह विचार धीरे धीरे मजबूत होता गया और फिर 2 फरवरी, वही दिन जब सब कुछ खत्म होने वाला था। सुबह नवीन ने आरजू को फोन किया। कॉलेज के गेट पर मिलो, उसने कहा। आरजू ने बिना सोचे मान लिया। उसे लगा शायद आज कोई फैसला होगा, शायद नवीन उसे मना लेगा या उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आज जो होने वाला है वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सुबह 9:30 बजे कॉलेज गेट के बाहर नवीन अपनी स्विफ्ट डिजायर कार में उसका इंतजार कर रहा था। आरजू आई और बिना शक किए कार में बैठ गई। कार चल पड़ी। करोल बाग, धौला कुआं, रिंग रोड, मुनीरका, रास्ते भर वही बात, वही बहस। तुम शादी नहीं कर सकते, मैं नहीं होने दूंगी। नवीन चुप था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। देवली गांव, वहां उसने कार रोकी। मैं अभी आता हूं कहकर वो अपनी बुआ के घर चला गया। आरजू कार में बैठी रही। वो बेचैन थी, गुस्से में थी, लेकिन उसे अब भी भरोसा था। 12:30 बजे नवीन वापस आया। कार फिर चल पड़ी। सैनिक फार्म, साकेत, महरौली, वसंत कुंज, वहां उसने उसे गोलगप्पे खिलाए जैसे सब कुछ सामान्य हो। सड़क सुनसान थी। नांगल देवत गांव से पहले केंद्रीय विद्यालय के पास का वो इलाका दिन के उजाले में भी एक अजीब सी वीरानी समेटे हुए था। इक्का दुक्का वाहन दूर से गुजरते थे, लेकिन उस वक्त वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में एक अजीब ठहराव था, जैसे प्रकृति खुद किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। नवीन ने कार धीरे धीरे किनारे लगाई। इंजन बंद हुआ और उसी के साथ जैसे एक अध्याय खत्म होने के लिए तैयार हो गया। आरजू ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा था, बेचैनी थी और एक आखिरी उम्मीद भी। अब बोलो, क्या फैसला है तुम्हारा? उसकी आवाज में कड़वाहट थी। नवीन चुप रहा। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कसने लगी। आंखों में एक अजीब सा खालीपन उतर आया था, जैसे वो अब कोई फैसला ले चुका हो। तुम चुप क्यों हो? आरजू ने फिर कहा। मैंने कह दिया है, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। ये वाक्य जैसे नवीन के भीतर आखिरी चिंगारी बन गया। उसने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। वो नजर अब वैसी नहीं थी जैसी कभी हुआ करती थी। उसमें प्यार नहीं था, सिर्फ डर और एक खतरनाक निश्चय था। तुम समझ क्यों नहीं रही? उसने धीमे स्वर में कहा। समझने को कुछ बचा ही नहीं है, आरजू ने तीखे स्वर में जवाब दिया। या तो तुम मेरे हो या फिर किसी के नहीं। ये शब्द, यही वो लम्हा था जहां से सब कुछ बदल गया। नवीन ने एक झटके में हाथ बढ़ाया और आरजू के गले में पड़ी चुन्नी के दोनों सिरे पकड़ लिए। पहले एक पल के लिए आरजू समझ ही नहीं पाई, नवीन ये क्या? लेकिन अगले ही सेकंड उसकी सांस रुकने लगी। छोड़ो, क्या कर रहे हो? उसकी आवाज घुटने लगी थी। उसने हाथ पैर मारने शुरू किए, नाखूनों से नवीन को खरोंचने की कोशिश की, लेकिन नवीन ने चुन्नी को और कस दिया। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था, जैसे वो किसी मशीन की तरह काम कर रहा हो। आरजू की आंखें फैल गई, सांस के लिए तड़पती हुई, हाथ हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश करते हुए। कुछ सेकंड जो एक जिंदगी के आखिरी सेकंड थे। उसकी नाक और मुंह से खून की हल्की धार निकली और शरीर ढीला पड़ने लगा। और फिर सब खत्म हो गया। कार के भीतर एकदम सन्नाटा छा गया। बस नवीन की भारी सांसों की आवाज और सामने एक निर्जीव शरीर। कुछ पल के लिए वह जड़ हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने ये क्या कर दिया?
ये सवाल उसके दिमाग में गूंजा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। आरजू के बैग से कपड़ा निकालकर उसके चेहरे पर लगा खून साफ किया। फिर उसके पास पड़े दोनों मोबाइल फोन उठाए, उनमें से सिम कार्ड निकाल लिए, जैसे वो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कार की डिक्की खोली और उसकी लाश को उसमें डाल दिया। एक इंसान जो कुछ मिनट पहले जिंदा था, अब एक बोझ बन चुका था। कार की अगली सीट पर जहां यूरिन गिरा था, उसे पहले अखबार से साफ किया, फिर पानी डालकर। हर हरकत में जल्दबाजी थी, लेकिन दिमाग अब भी काम कर रहा था, जैसे वो एक एक कदम सोच समझकर उठा रहा हो। जब वो अपनी बहन के घर पहुंचा तो वहां सब कुछ सामान्य था। बहन अपने बच्चों के साथ तैयार बैठी थी। इतनी देर क्यों लगा दी? उसने पूछा। रास्ते में काम था। नवीन ने सहज बनने की कोशिश की। उसने बहन और बच्चों को गाड़ी में बैठाया और वापस घर की ओर चल पड़ा। कार की डिक्की में एक लाश थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था। वो रास्ते भर सामान्य बातें करता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घर पहुंचने के बाद शाम हो चुकी थी। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर शादी का सामान रखा था। घर में हलचल थी। रिश्तेदार, मेहमान, तैयारियां, हर कोई खुश था, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर, नवीन। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक सवाल था, लाश को कहां ठिकाने लगाऊं? रात गहराने लगी। एक एक करके सब अपने कमरों में चले गए, लेकिन नवीन सो नहीं पा रहा था। करीब सुबह 5 बजे वो उठा, धीरे धीरे नीचे गया, कार की डिक्की खोली और आरजू की लाश को बाहर निकाला। घर के अंदर किचन और कमरों के बीच एक शाफ्ट था, वेंटिलेशन के लिए छोड़ी गई खाली जगह। उसी में उसने लाश को डाल दिया, ऊपर से पॉलिथिन डाल दी और फिर उस पर टूटा हुआ कांच रख दिया ताकि वो हिले नहीं। अपने ही घर में एक लाश छुपाकर वो वापस अपने कमरे में चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन वो आरजू का पर्स और मोबाइल हैदरपुर बाईपास के पास एक नाले में फेंक आया। कार की सफाई करवाने के लिए उसने अपने रिश्तेदार कृष्ण को शामिल किया। पीतमपुरा में कार को अंदर बाहर अच्छी तरह धोया गया। शादी की तैयारियां जारी रहीं। 5 फरवरी नवीन की शादी हो गई। ढोलक गाड़े, हंसी खुशी, बारात, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर शादी में होता है, लेकिन उसी घर में जहां ये खुशियां थी, एक लाश भी थी। धीरे धीरे उस लाश से बदबू आने लगी। नवीन ने उसे छुपाने के लिए बार बार परफ्यूम छिड़कना शुरू किया। 1-2 नहीं, पूरी 17 बोतलें। घर वालों ने सोचा शादी की खुशी है, लेकिन असलियत कुछ और थी। और फिर पुलिस आई, सच सामने आया, लाश बरामद हुई और एक कहानी खत्म हो गई। 12 फरवरी को पुलिस ने नवीन के पिता राजकुमार, भाई संदीप और रिश्तेदार कृष्ण को भी गिरफ्तार किया। धारा 201, 202, 212 के तहत। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन नवीन खत्री अब न्यायिक हिरासत में था। उसकी जमानत नहीं हुई। एक और सच्चाई जो इस कहानी को और डरावना बनाती है, नवीन का पिता राजकुमार पहले भी एक हत्या के मामले में जेल जा चुका था। 2005 में एक मामूली विवाद में उसने गांव के ही अजय की हत्या कर दी थी। शायद हिंसा उस परिवार के इतिहास में पहले से मौजूद थी, और अब वो एक और जिंदगी निगल चुकी थी। आरजू, एक लड़की जिसने सिर्फ प्यार किया था, सपने देखे थे और भरोसा किया था। उसका अंत इतना दर्दनाक होगा, ये उसने कभी नहीं सोचा होगा। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है प्यार की, जिद की, समाज के दबाव की और एक ऐसे फैसले की
जो अगर उस दिन नहीं लिया जाता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। लेकिन सच्चाई यही है, कुछ फैसले सिर्फ एक पल में लिए जाते हैं और उनका असर पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे भी ऐसी ही सच्ची क्राइम की कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।